ना मैं पहले थोड़ी-सी आपको ना एक तमहीद बाँधने लगा हूँ, एक डिटेल डिस्कशन करने लगा हूँ, उसके बाद हम इस पे जो वो बात करेंगे। अच्छा बच्चों, जो रिएक्टेंट पहले देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट कौन-सी चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट कौन-सी चीज़ है? ऑक्सीजन। यानी गैस की अगर हम बात करें ना, गैसेज़ की हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, यानी इस्तेमाल होती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, यानी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। सिमिलरली बच्चों अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है ना, ये प्रोडक्ट होती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोडक्ट होती है, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होती है। ठीक है? ये मतलब ये हमने ज़हन में रखना है। अब देखिए बच्चों, जब दिन का वक़्त होता है ना, दिन का वक़्त, तो उस वक़्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी। दिन के वक़्त फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी, पौधों में। लेकिन ना मसला ये होता है कि दिन के वक़्त ना फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि दिन के वक़्त ना सूरज निकला होता है, रोशनी मिली होती है प्लांट्स को, तो आमतौर पर दिन के वक़्त क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। ये मैंने लिखा इंक्रीज़ फोटोसिंथेसिस, यानी ड्यूरिंग डे जो है ना वो फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होता है, तो पौधे फिर कौन-सी गैस रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। यानी ड्यूरिंग डे जो है ना, वो असल में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। डे डे टाइम जो है ना वो फोटोसिंथेसिस चूँकि ज़्यादा होती है और फोटोसिंथेसिस में चूँकि ऑक्सीजन ही निकलती है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन बच्चों रात के वक़्त क्या होता है? अब रात के वक़्त ना फोटोसिंथेसिस ना होने के बराबर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि रात के वक़्त फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं या ना होने के बराबर है। तो ड्यूरिंग नाइट जो है ना, वो रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो रुकी होती है। इसका मतलब होगा कि रात के वक़्त पौधे कौन-सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक़्त प्लांट जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये वैसे ही अगर से बच्चों ये किताबों में इतना लिखा नहीं हुआ, ये सिर्फ़ आपका एक कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए। अक्सर आपने सुना होगा कि जो सयाने लोग हैं ना, वो कहते हैं बच्चों को कि रात के वक़्त ना दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीज़न यही होती है कि रात के वक़्त चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। रात के वक़्त जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं प्लांट, इसलिए रात के वक़्त जो है ना वो, और कार्बन डाइऑक्साइड ना ये एक टॉक्सिक गैस है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि रात के वक़्त ना दरख्तों के नीचे नहीं सोना, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है? चलिए, बहरहाल हमें पॉइंट ये मिला कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब आए आते हैं कंपनसेशन पॉइंट की तरफ। अच्छा बच्चों, प्लांट्स में ना एक वक़्त ऐसा आता है, उसको कहते हैं डॉन एंड डस्क। डॉन कहते हैं तुलुए आफ़ताब। तुलुए आफ़ताब से मुराद होती है जब सुबह-सुबह सूरज निकल रहा होता है। अभी मुकम्मल निकला नहीं होता, लेकिन जिस वक़्त सूरज निकल रहा होता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं डॉन। और दूसरा पॉइंट होता है डस्क। डस्क को कहते हैं गुरूबे आफ़ताब। गुरूबे आफ़ताब का से मुराद होती है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। यानी अभी मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं हुआ और अभी गुरूब हो रहा है। तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं डस्क। तो देखिए ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क क्या होता है भला? जिस वक़्त तुलुए आफ़ताब है या ग़ुरूब-ए आफ़ताब है, सिर्फ़ उस वक़्त, दिन और रात की कहानी मैंने ऊपर बढ़ा दी है कि दिन के वक़्त ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है और रात के वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन डॉन एंड डस्क में क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये बराबर हो जाती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन में, क्योंकि सूरज कुछ निकला हुआ है और कुछ जो है ना वो अभी नहीं निकला हुआ, इन दोनों पॉइंट्स में। तो जितनी फोटोसिंथेसिस पौधों में हो रही होती है ना, उतनी ही रेस्पिरेशन भी हो जाती है। इसलिए मैंने ये देख लिखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उतनी ही रेस्पिरेशन हो जाती है। तो होता ही है बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, हमने पढ़ा है अभी कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो यानी ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क जितनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उतनी रेट ऑफ रेस्पिरेशन है। तो वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। पहला पॉइंट ये। सिमिलरली जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रेस्पिरेशन में ना कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, अब वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है? यानी ये 2 पॉइंट हैं कि चूँकि दो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो रहे हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है।
चुनाचा बच्चों गैसियस एक्सचेंज जीरो हो जाती है, यानी फिर आप कह सकते हैं कि नेट गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाती है, जीरो। नेट गैसियस एक्सचेंज जीरो हो जाती है, तो इस पॉइंट का नाम होता है कंपनसेशन पॉइंट। अब दोबारा मुख्तसर सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कंपनसेशन पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग, आपने लिखना ही होता है कि ड्यूरिंग dawn एंड डस्क rate of photosynthesis becomes equal to the rate of respiration. Rate of photosynthesis becomes equal to the rate of respiration. So net gaseous exchange is zero. ठीक है, क्यों? उसकी रीजन हमने पढ़ ली है कि दोनों बराबर है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकलती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। तो नेट गैसियस एक्सचेंज जीरो हो जाती है, तो इस पॉइंट का नाम होता है कंपनसेशन पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल बच्चों नोट्स में, अच्छा ये तो मेरी क्लासेस नहीं है, बहरहाल नोट्स में ना ये इनकी डेफिनेशन वगैरह मैंने वो लिखी हुई थी आसान करके। अच्छा बच्चों, उसके बाद ना नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये हमारा टॉपिक है। ये बच्चों अगर से एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में भी आया हुआ है, अगर से इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है पेज नंबर 207 पे, लेकिन ना कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है कि वो क्या देता है कि राइट अ नोट ऑन वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। चलें जी, इसको जरा गौर से सुने। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ना इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में जो पानी इस्तेमाल होता है ना उसका किरदार हमने पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इंट्रोडक्शन ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पानी इस्तेमाल होता है ना, कहा यह जाता है, साइंसदानों ने ये मफरूजा दिया कि फोटोसिंथेसिस में जो पानी इस्तेमाल होता है ना, इस पानी की ब्रेक डाउन होती है और इससे निकलती है ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यानी वो रिलीज होती है और यही ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में जाती है, यानी माहौल में जाती है। और इस ऑक्सीजन को फिर बहुत से ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन के सांस लेने के अमल के दौरान ना वो जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, उस अमल को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इससे वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, एनर्जी वगैरह इससे वो अपनी यील्ड करते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि वाटर एंड फोटोसिंथेसिस में कि जो पानी ब्रेक डाउन होता है तो उससे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है और वो ऑक्सीजन जो है ना वो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब ना ये क्यों कहा गया, अब ये सुनिएगा। वॉन नील ने ना ये हाइपोथेसिस दिया था, वॉन नील का ये हाइपोथेसिस था 1930s में, यानी 1930 की दहाई में ना वॉन नील ने ये हाइपोथेसिस दिया। देखिए बच्चों, देखिए कल हमने ये पढ़ा था ना, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें पानी भी इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ना ये वाली, ये कहाँ से आई है? क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये वाली जो ऑक्सीजन है, क्या ये पानी से आई है कि क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आई है? ये असल में हम पढ़ रहे हैं। तो वो ये है कि वॉन नील ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, जो एटमॉस्फेयर में आ रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो पानी से असल में निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती, बल्कि वो पानी से निकलती है। ये मफरूजा दिया था वॉन नील ने 1930 की दहाई में, लेकिन ये मफरूजा था अभी साबित नहीं हुआ था। आगे ना बात है कि उसका प्रिंसिपल ये क्यों उसने कह दिया, यानी उसको कोई खास बात लगी होगी तो उसने कह दिया ना। उसका ना असल में प्रिंसिपल ये था कि उसने देखा कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यानी जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया ना, वो पानी इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं और वो रिलीज भी क्या करते हैं? सल्फर। यानी यहाँ से ना उसको एक इशारा मिल रहा था कि अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पानी इस्तेमाल करते तो वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते, क्योंकि वो पानी नहीं एज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन या ना हाइड्रोजन चाहिए होती है असल में, पानी से भी हाइड्रोजन चाहिए होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी हाइड्रोजन चाहिए होती है। हाइड्रोजन जो ना ये एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन जो है ना ये प्रोटॉन को कहते हैं। चले पता ये चला हमें कि उसका जो मफरूजा था ना वो इस चीज पे बेस करता था कि वो जो बैक्टीरिया है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर रिलीज करते हैं। क्योंकि बच्चों अगर तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती तो बैक्टीरिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी नहीं इस्तेमाल करते, पानी की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, तो रिलीज भी क्या करते हैं? सल्फर।
अगर तो अगर तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती ना, तो फिर तो इनको भी रिलीज करनी चाहिए थी, ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी यूज करते हैं। सिर्फ फर्क ये था कि ये पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ठीक है, ये बात। लेकिन बच्चों अब इसका ना एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट ना साइंसदानों ने 1940 की दहाई में, 1940s में साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, साइंटिस्ट ने 1940s में इसका एक्सपेरिमेंट किया। उस वक़्त जब ऑक्सीजन के 2 किस्म के आइसोटोप डिस्कवर हुए। यानी एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ना 16 है, ठीक है? 16 वो नॉर्मल है। और फिर ऑक्सीजन का एक हेवी आइसोटोप डिस्कवर हुआ, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो 18 होता है। एटॉमिक मास 18 होता है और टोटल O2 की फॉर्म में वो 36 होगा। लेकिन हम यहाँ पे एटॉमिक मास का ज़िक्र कर रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों 19 क्या कहा हमने? हमने कहा कि जो ना वो उस वक़्त ये एक्सपेरिमेंट करना आसान हो गए, जब ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप भी डिस्कवर हो गया। अब वो देखिए क्या किया, उन्होंने ना साइंसदानों ने 2 प्लांट्स के ग्रुप लिए। देखिए ग्रुप 1 के प्लांट्स। ग्रुप 1 के प्लांट्स को ना कार्बन डाइऑक्साइड दी गई नॉर्मल। ये जो 16 वाली है ना वो नॉर्मल होती है, उसको नाम भी लिखे तो वो अंडरस्टूड है। जैसे इधर ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 16 नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। और उनको जो पानी दिया गया ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो ऑक्सीजन 18 वाला हैवी आइसोटोप वाला दिया गया। क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मदद से फिर जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, ये फोटोसिंथेसिस का ही ना एक एम्पिरिकल जो इक्वेशन लिखी हुई, एम्पिरिकल कहते हैं सादा तरीन। देखो बच्चों ग्रुप 1 के प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस की ना, तो उन्होंने CH2O यानी अपनी खुराक ग्लूकोज बनाई। पानी हमने कल भी पढ़ा था कि वो दोनों तरफ अपीयर होता है। ठीक है, अब ये पानी भी अपीयर हुआ, लेकिन ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ना, ये 18 वाली रिलीज हुई। जब इसको इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके मुशाहिदा किया गया ना, तो ये ऑक्सीजन कौन सी थी? 18 वाली। यानी चूंकि इन पौधों को ऑक्सीजन 18 वाला दिया गया था, ठीक है, ऑक्सीजन 18 वाली दी गई थी, तो इसलिए जो रिलीज ऑक्सीजन हुई है ना वो भी कौन सी है? 18 वाली। देखिए इस पहले एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, ये कहाँ से आती है? पानी से। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आती है? पानी से। ये तो हो गया बच्चों ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 के भी साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रुप 2 में ना उल्टा काम किया गया। उनको पानी नॉर्मल दिया गया, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये 18 वाली दी गई। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये 18 वाली दी गई। जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस कर ली, तो ये देखिए CH2O, अब इनके जो ग्लूकोज बने ना उसके अंदर ऑक्सीजन 18 है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 18 है। ये वाली ऑक्सीजन ना ग्लूकोज में रहती है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ना ये वाली, ये ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से हुई? इस पानी से। क्योंकि देखिए पानी नॉर्मल ऑक्सीजन वाला था, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो भी नॉर्मल वाली है। तो फिर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, इधर से भी ये साबित हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहाँ से आती है? ये वाटर से आती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है। तो ये साबित हो रहा है। बाकी बच्चों इसका ना एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ये थोड़ी-सी ना डिटेल में आपको समझाने लगा हूँ इसकी। ये हमारे ना नेक्स्ट टॉपिक्स में काम आएँगी। अभी हमारे 10-12 मिनट रहते हैं टॉपिक में, तो इसलिए मैं ना एंड पे 2-3 बातें लिखी हुई हैं। अच्छा बच्चों ऐसा लगता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ऐसा ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बड़ा आसान है। ऐसा लगता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बड़ा ईज़ी है, लेकिन ना ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स से मुराद है कि ये ना फर्दर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगरचे आपने मैट्रिक में भी हल्का-फुल्का पढ़ा होगा इसको, लेकिन देखिएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा होता है इसका लाइट रिएक्शन। पहला हिस्सा इसका कौन-सा होता है? उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। ये रेड में लिखा हुआ था, ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ इसको मैं। जी बच्चों, फोटोसिंथेसिस का पहला हिस्सा कौन-सा है? लाइट रिएक्शन। अब नाम से ज़ाहिर है लाइट, लाइट का मतलब होता है रोशनी। यानी पहला हिस्सा होता है जो रोशनी की मौजूदगी में होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में ना 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पानी जो होता है ना ये लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, ये देखें। ये जब लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन इसलिए क्योंकि उसमें ना सूरज की रोशनी की मौजूदगी की ज़रूरत होती है, वो रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। अगरचे आगे आएँगी इनकी डिटेल्स आएँगी इनकी आगे ना बड़ी-बड़ी डिटेल्स आएँगी, लेकिन आज सिर्फ़ इंट्रोडक्शन है।
कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो वाटर ब्रेक डाउन होता है, उसमें ये हाइड्रोजन निकलते हैं। ये हाइड्रोजन जो है ना, इनको कहते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या करते हैं, ये प्रोटॉन ना दो चीजें बनाते हैं, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, प्लस ATP बनाते हैं। इनसे ना ATP भी बनता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जो पानी टूटता है ना, लाइट रिएक्शन, पहला रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, और उसमें जो ना वो हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिनसे फिर NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन बनेंगे, प्लस ATP बनेंगे। अगर जब बच्चों पानी की ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन भी बनेगी, लेकिन ऑक्सीजन तो आजाद हो जाती है ना, वो रिलीज हो जाती है, वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो रिलीज हो जाती है। वो ये यही तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज होती है ना फोटोसिंथेसिस में, वो पानी से असल में निकल रही होती है। ठीक है, ये वो चीज दोबारा यहाँ पे आ गई है। अच्छा बच्चों, ये जो चीजें बनी है ना, NADPH, इसका मतलब पहली बात ये भी पता चली कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन से हैं। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन और ATPs। NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन और ATP जो है ना, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा बच्चों, ये जो NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन है ना, इनके पास ना रिड्यूसिंग पावर होती है। इनके अंदर जो ताकत है ना, उस ताकत का नाम होता है रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इनके पास ना ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसी चीज में दाखिल कर दो ना तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। हाइड्रोजन किसी चीज में दाखिल कर दे तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन जो है ना, ये रिड्यूसिंग पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि ये जो ATP है ना, ये केमिकल एनर्जी है। इसको केमिकल एनर्जी या असिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। असिमिलेटरी कहते हैं चीजों को जोड़ने वाली जो सलाहियत होती है, चीजों को जोड़ती है। तो बहरहाल आपको पता ही चला कि लाइट रिएक्शन में NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन बनते हैं और ATPs बनते हैं। ठीक है, पानी की ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है। उसके बाद ना नेक्स्ट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ये दूसरा हिस्सा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना लाइट की जरूरत नहीं होती। इसलिए बच्चों इसको ना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट मीन कि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता। जो डार्क रिएक्शन है ना, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। इसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अब वो जो ये जो NADPH है ना, इनके हाइड्रोजन आइन, ये वाले, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड में जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बड़े ज्यादा होते हैं, वो आगे जाके तफसील आएगी। ये ना इस कार्बन डाइऑक्साइड में जाएंगे, एनर्जी भी साथ इस्तेमाल होती है, एनर्जी जो है ना वो साथ इस्तेमाल हो रही होती है, ये ATPs। इसका मतलब आपको पता चला कि डार्क रिएक्शन में ना लाइट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन किसकी जरूरत है? NADPH की और ATPs की। ये दो चीजें जो ना वो अभी इधर आ जाएंगी। ठीक है, वो डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेंगी। इसको ना केल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके डार्क रिएक्शन को। अच्छा बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन ना, ये जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के ना फिक्सेशन करते हैं। इसको ना या तो कहते हैं फिक्सेशन, या ना इसको रिडक्शन भी कहते हैं। इधर वर्ड आता है रिडक्शन। ये वो केल्विन साइकिल में ना ज्यादा डिटेल हमने पढ़नी है। तो रिडक्शन कहते हैं जब किसी चीज में हाइड्रोजन दाखिल हो जाए ना, तो वो उसकी रिडक्शन होती है। लेकिन अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकले तो वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। किसी चीज में अगर ऑक्सीजन दाखिल हो जाए तो वो उसकी रिडक्शन होती है। लेकिन अगर किसी चीज से ऑक्सीजन जो है वो सॉरी किसी चीज से अगर हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन दाखिल हो जाए तो रिडक्शन। इसका मतलब आपको पता चला कि ये हाइड्रोजन ना, यहाँ से NADPH वाले जो हाइड्रोजन आयन में, ये वाले, ये अब ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दाखिल हो जाते हैं इसमें, इसके ना रिड्यूस कर देते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं, और फिर ये देखें ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनेगी। तो ये सेकंड स्टेप होता है। इसकी पूरी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है इसके हमारे सिलेबस में ना। तो कंक्लूड करने लगा हूँ कि फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन बनते हैं और ATPs बनते हैं। और ये NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन और ATPs जो है ना, ये फिर आगे जाके हिस्सा लेते हैं डार्क रिएक्शन में। और जो ही ये डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को की फिक्सेशन करते हैं या उसकी रिडक्शन करते हैं, और फिर इससे शुगर बनती है। ठीक है, तो अभी तक बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया ना, वो वाटर एंड फोटोसिंथेसिस पूरा हमने पढ़ लिया है। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस ना ये हमने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम लिखा होगा क्लोरोप्लास्ट, द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। वो हमारे ना स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो जो टॉपिक है ना, क्लोरोप्लास्ट द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये हमारे सिलेबस में का हिस्सा नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले साल अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मजीद। अब जो है ना वो नहीं पढ़ाना आपको,
इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट ईयर जो है ना वो आपसे आपको पढ़ाऊँगा, ज़िंदगी रही अल्लाह ताला ने साथ दिया। तो फोटोसिंथेटिक एंड पिगमेंट यानी पेज नंबर 209 से फोटोसिंथेटिक एंड पिगमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर डिस्कशन करेंगे।